दोस्तों, अक्सर एक सवाल परेशान करता है कि हम महाभारत को कल्पना क्यों मानते हैं। इसका एक कारण है तथ्यों की कमी, एक कारण है इस विषय पर शोध की कमी, और सबसे मुख्य कारण जो है वो एक ग्लोबल यूरोपियन सिस्टम, एक ग्लोबल यूरोसेंट्रिक सिस्टम, जिसके अनुसार एक सभ्य मानव समाज का निर्माण या उसका विकास काफी बाद में हुआ, हड़प्पा सभ्यता के आसपास हुआ। और क्योंकि पिछले 100 सालों से हम इसी यूरोपियन सिस्टम के द्वारा बताया गया इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए आज हम में से कई लोग अपने ही देश के महाभारत को कल्पना मात्र मानते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब हम टीवी सीरियल्स में महाभारत को देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने वक्त पहले इतनी आधुनिक समाज, इतनी आधुनिक तकनीक कैसे हो सकती थी, जहाँ पर तीर उड़ रहे हैं और वो लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं। इसलिए आज हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे कि मसलन जैसे कई लोग बताते हैं कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बल्कि हम उन तथ्यों के बारे में बात करेंगे, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि महाभारत क्यों एक कल्पना से कुछ अधिक मानी जा सकती है। हो सकता है महाभारत के किरदार उस तरह के हों जैसे हम टीवी में देखते हैं, हो सकता है वो इससे कुछ अलग हो, पर वो थे ही नहीं, ये कह देना यथार्थ को और तथ्यों को नकार देने जैसा है। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की तिथि की। तो साल 3102 BC, ये वो साल है जब महाभारत को मानने वाले ज्यादातर हिस्टोरियंस या विद्वान या रिसर्चर इसी साल को वो साल मानते हैं जब कलयुग की शुरुआत हुई, जो महाभारत युद्ध के बाद हुई, कुछ सालों बाद हुई। अगर हम हमारे हिंदू पंचांग, हिंदू कैलेंडर की भी बात करें तो कलयुग की शुरुआत आज से लगभग 5000 या 5500 साल पहले ही हुई। यानी वो दौर जब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता अपने शुरुआती दौर में थी। इंडियन एस्ट्रोनॉमी के कुछ यूरोपियन स्टूडेंट्स या सूर्य सिद्धांत की माने तो 18 फरवरी 3102 BC ये वो तारीख है जब कलयुग की शुरुआत हुई। अब बात कुछ ऐसे पॉइंट्स की, ऐसे फैक्टर्स की जिनके बेसिस पर हम महाभारत को और करीब से जान सकते हैं। पाणिनि एक ग्रामेरियन और लिंग्विस्ट थे जो 500 ईसा पूर्व के आसपास के माने जाते हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की और उसमें एक सूत्र में इन्होंने जिक्र किया वासुदेव और अर्जुन की पूजा का। वासुदेवार्जुनाभ्याम वन। इसी तरह अश्वलायन नाम के एक लेखक थे जो काफी पहले के हैं, सूत्रकाल के हैं, और इन्होंने अपनी रचनाओं में महाभारत का, वैशंपायन का और जैमिनी नाम के एक लेखक का वर्णन किया। वैशंपायन महाभारत के वो पारंपरिक कथावाचक और वेदव्यास जी के शिष्य थे जिन्होंने जन्मेजय को, जो अर्जुन के परपोते थे, उन्हें महाभारत सबसे पहले सुनाई थी, जिसे उस समय भारत कहते थे। हम सब जानते हैं कि ऋषि वैशंपायन ने ही सबसे पहले महाभारत जन्मेजय को उनके नाग यज्ञ में या सर्प सत्र में सुनाई थी। वहीं जैमिनी जो थे वो भी वेदव्यास जी के ही शिष्य थे। यानी इसका मतलब यह है कि अश्वलायन के समय में, सूत्रकाल में, जैमिनी और वैशंपायन एक जाने माने लेखक के तौर पर जाने जाते थे। इसके अलावा बौद्ध रचनाओं जैसे कुणाल जातक या धूमाकरी जातक में पांडवों और द्रौपदी का वर्णन है। इसी के साथ सूत्र पिटक और ललित विस्तार में भी श्री कृष्ण का वर्णन है। पर हम इन रचनाओं के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि ये जो लेखक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सूत्रकाल के लेखक हैं, यानी वैदिक काल के बाद के लेखक हैं, यानी महाभारत के काफी करीब। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो ये महाभारत के काफी करीब है। यानी इतनी सारी ऐसी रचनाओं में जो ना ही ऐतिहासिक महत्व की हो, ना ही धार्मिक महत्व की, उनमें श्री कृष्ण और महाभारत के दूसरे किरदारों का जिक्र इस तरफ साफ तौर पर इशारा करता है कि उस समय के ये जो लेखक थे, ये किसी काल्पनिक चरित्र की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसे किरदारों के बारे में बात कर रहे थे जो इनके लिए ऐतिहासिक महत्व के थे, यानी जिनका इनके लिए वास्तव में एक समय पर अस्तित्व था इनके इतिहास में। सरस्वती नदी के बारे में मानते हैं कि वो सिंधु नदी के पैरेलल, उसके समानांतर पूर्वी दिशा से बहती थी और वो साल 2000 BC के आसपास, यानी आज से लगभग 4000 साल पहले सूख चुकी थी। पहले इसे लोग एक काल्पनिक नदी मानते थे, पर शुक्र है सैटेलाइट इमेजेस का और हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी का कि अब इसके अस्तित्व को माना जाने लगा है। अब सरस्वती नदी का जिक्र हमें महाभारत में भी मिलता है और ऋग्वेद में भी मिलता है।
साथ ही महाभारत में ऐसी कई सारे तीर्थ स्थानों का जिक्र है जो सरस्वती नदी के तट पर बसे थे। मजे की बात यह है कि जिन जगहों का जिक्र महाभारत में है वहां पर आज भी हमें हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती दौर की काफी साइट्स मिली हैं। आज विज्ञान से हमें पता चलता है कि इन एरियाज में 2200 बीसी के आसपास 300 सालों के लिए भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे इन जगहों की सभ्यताएं विलुप्त हो गई। पाकिस्तान के बहावलपुर में चोलिस्तान नाम की साइट इन्हीं जगहों में से एक है, जहां 3000 से 3500 बीसी तक के आबाद शहरों के सबूत मिले हैं, यानी महाभारत कालीन शहर। महाभारत में इन जगहों को सिंधु या सौवीर कहा गया है। सिंधु वही देश था जहां के राजा जयद्रथ से दुर्योधन की बहन दुश्शला की शादी हुई थी। यानी महाभारत इस पूरे क्षेत्र के उस काल की बात करता है जब यहां पानी की कमी नहीं थी, और इसके बाद भी, महाभारत के बाद भी ये सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे हड़प्पा सभ्यता। एक और मजे की बात यह है कि माना जाता है कि हड़प्पा की ये जो साइट्स थी ये एक ऐसी नदी के तट पर बसी थी जो अब सूख चुकी है। यही कारण है कि लोग जो सरस्वती नदी को मानते हैं वो मानते हैं कि इन सभ्यताओं पे सिंधु नदी से ज्यादा सरस्वती नदी का प्रभाव रहा होगा, इसकी काफी ज्यादा संभावना है। इसीलिए कई लोग इस पूरी सिविलाइजेशन को सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन या सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पन लोगों को अगर हम महाभारत से जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं इन्हें सिंधु और सौवीर के वही लोग माना जा सकता है जिनका जिक्र महाभारत में। जाहिर है एक पर्टिकुलर कालखंड में अगर हमें महाभारत में बताया जा रहा है कि इस एरिया में ये लोग रहा करते थे और उसी कालखंड की साइट्स हमें आज उन्हीं जगहों पर मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि सिंधु और सौवीर के लोगों में और हड़प्पन लोगों में कोई लिंक तो रहा ही होगा। साथ ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में हवन वेदी या वैदिक महत्वों की चीजें मिलना इस तरफ इशारा करता है कि इस सभ्यता के लोगों को वैदिक सभ्यता का या वैदिक काल की सभ्यता का कहीं ना कहीं ज्ञान था। साथ ही यहाँ जो पशुपति सील मिली, जिसे महायोगी सील या प्रोटो शिवा सील कहते हैं, उसे जॉन मार्शल ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इसे भगवान शिव के प्राचीन रूप के तौर पे देखा। साथ ही हड़प्पा की जो काली बंगन साइट है वहां पर टेराकोटा के ऐसे बहुत सारे पत्थर मिले जिसे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने शिवलिंग का प्राचीन रूप माना। मेगास्थीन्स 4वीं सदी के अंत के एक एथनोग्राफर थे, यानी वो सभ्यताओं और संस्कृतियों का अध्ययन करते थे, शोध करते थे। सेल्यूकस की तरफ से वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत थे। इनकी एक रचना थी इंडिका, जो अब उपलब्ध नहीं है, पर उसका रेफरेंस काफी सारे ग्रीक लिटरेचर में आपको मिल जाएगा। इन्होंने भारत की एक सोरसेनी ट्राइब की बात की जो हेराकल्स की पूजा करते थे। इनके 2 प्रमुख शहर हुआ करते थे, मैथोरा और क्लैसोबोरा। साथ ही इन्होंने एक ऐसी नदी का जिक्र किया जिस पर जहाज चलते थे, जिसका नाम था ज़ोबैरस। अब एडविन ब्राइंट नाम के एक प्रोफेसर हैं जो इंडियन रिलीजन की स्टडी करते हैं, जो इंडिया की चीज़ों पर शोध करते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो सोरसेनी ट्राइब है जिसकी बात मेगास्थीन्स कर रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि भारत की वही शूरसेनी ट्राइब है। शूरसेन हम जानते हैं, शूरसेन के पुत्र थे वसुदेव और वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण। यानी ये कहते हैं कि ये जो सोरसेनी ट्राइब थी ये वही शूरसेनी ट्राइब थी। हेराकल्स अगर इनकी माने तो और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण थे। क्यों? इसके लिए हमें जानना होगा फोनेटिक को। फोनेटिक यानी स्वर विज्ञान, यानी जिस तरह से कोई शब्द हमारे गले से निकलता है उसके उच्चारण को कहते हैं। उसके आधार पर ये कहते हैं सोरसेनी कोई और नहीं बल्कि शूरसेनी थे। हेराकल्स हरि कृष्ण का, हम जानते हैं कि कृष्ण को हम हरि के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हेराकल्स और कुछ नहीं बल्कि हरि कृष्ण का ही एक दूसरा ग्रीक इक्विवेलेंट है। मैथोरा मथुरा से बना है, क्लाइसोबोरा यानी कृष्णपुर, और ज़ोबैरस जिसकी हम बात करते हैं जिस पे जहाज चलते थे, उसे यहाँ पर जमुना माना गया है। और इन सारे शब्दों को
ये जो थोड़े अलग हैं हमारी भाषा से, उन्हें वो अलग इसलिए माना गया है क्योंकि वो इन्हीं भारतीय शब्दों का ग्रीक इक्विवेलेंट है। साथ ही कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर भारत के नॉर्थ वेस्ट में आया और पोरस की सेना, राजा पोरस की सेना अलेक्जेंडर की सेना के सामने आई, तो पोरस की सेना के जो सैनिक थे उन्होंने जो झंडे उठाए हुए थे उस पर हेराक्ल्स की इमेज अंकित थी। अब जाहिर है हेराक्ल्स की तस्वीर वाले झंडे अगर भारतीय सैनिकों ने उठाए थे तो वो कोई भारतीय इमेज, भारतीय चरित्र, भारतीय धार्मिक महत्व का ही व्यक्ति रहा होगा। प्लिनी जैसे 23rd AD के रोमन लेखक भी कृष्ण को हेराक्ल्स कहते हैं। अब सबसे मजे की बात, जो ग्रीक हैं वो मानते हैं कि ये जो हेराक्ल्स थे ये अलेक्जेंडर और सैंड्रोकोटस, जिन्हें हम चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, उनके 138 जनरेशंस पहले के थे, यानी 138 जनरेशन पहले के थे। यानी अलेक्जेंडर जिसका रूल चला लगभग 336 से 323 BC तक, अगर उसके काल के एक एवरेज के तौर पे हम साल 330 BC को लें तो ग्रीक्स के मुताबिक साल 330 BC से 138 जनरेशंस पीछे। अब अगर हम एक एवरेज के तौर पर हर एक जनरेशन का 20 साल लें, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच एक एवरेज तौर पर 20 साल का फर्क होता ही है, तो 138 के हिसाब से होता है 2760 और 330 BC से 2760 साल पहले यानी 3090 BC। आप खुद देखिए कि ये तिथि उस तिथि के कितने करीब है जिसे हम कलयुग की शुरुआत मानते हैं, 3102 BC। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो कहते हैं कि महाभारत कल्पना है। अगले भाग में हम जानेंगे श्री कृष्ण की द्वारका के बारे में, बागपत के बरनावा और सिनौली के बारे में, और ऐसे ही कई सारे सबूतों के बारे में जो हमें बताता है कि महाभारत कल्पना नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक थी, यथार्थ थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।